गुड इवनिंग। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्लाइमेक्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज एक हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और एक नए चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम होगा कैलेंडर। क्या होगा? कैलेंडर नाम होगा। तो आप लोग क्या करें, जो भी हमारे साथ पढ़ रहा था, डेली पढ़ता है और आज किसी कारणवश नहीं जुड़ पाया, तो आप लोग क्या करें, वीडियो को पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और उन सभी लोगों के पास वीडियो को पहुंचा दीजिए जो भी वीडियो कैलेंडर यानी कि हमारी क्लास लेना चाहता है। क्योंकि आज अगर आपने क्लास नहीं ली तो कल से हम जो पढ़ाएंगे वो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आज की क्लास में हम आपको पूरा कैलेंडर का इंट्रो यानी कि कैलेंडर की जो बेसिक जानकारियां होती हैं, बेसिक बातें होती हैं, हम आपको सारी बातें बताने वाले हैं। आज आपको कुछ नोट भी नहीं करना, ना कुछ नोट करना है, केवल आप हमारे जो हम बता रहे हैं आप केवल हमारी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। और सभी के पास पीडीएफ पहुंच गई होगी कि कैलेंडर का जैसे ही क्रम में हम यहां पर आपको पढ़ाने वाले हैं कि सेम इसी क्रम में हमने आपको एक पीडीएफ तैयार किया हुआ है और आप सभी तक वो पहुंचा दिया गया है। तो आप सभी के पास ये पीडीएफ पहुंच गया होगा, तो आप लोग एक बार हमसे पढ़ लीजिए, उस पीडीएफ को पढ़ लीजिए और हमें सुन लीजिए और इसके बाद आप लोग अपना नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए। क्योंकि अगर आज की क्लास जिसकी भी छूट गई, आज की क्लास छूट गई तो फिर कल से उसको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग वीडियो को जोड़ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए। और जो भी रीजनिंग पढ़ना चाहता है, शुरुआत से पढ़ना चाहता है, तो कैलेंडर एक नया टॉपिक होता है, यानी कि कैलेंडर का पिछले जो हमने चैप्टर पढ़ लिए उनसे कोई रिलेशन नहीं होता। और कैलेंडर बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है और बहुत सारे एग्जामों में भी आता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं कैलेंडर की। चलिए कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर देखिए, कैलेंडर अब देखिए कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर आखिर होता क्या है। कैलेंडर अगर आप लोग के दिमाग में आए कि कैलेंडर होता क्या है, तो देखिए हम आपको बता दें कि ऐसी प्रश्नावली जिसमें हम क्या तिथि, माह, दिन, दिवस, माह, सप्ताह आदि का अध्ययन करते हैं। अब आपने देखा होगा कैलेंडर, तो ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसने अभी तक कैलेंडर भी ना देखा होगा। तो आपने कैलेंडर देखा होगा, उसमें क्या होता है, दिन होते हैं, फिर सप्ताह होता है, सप्ताह के बाद माह होता है और वर्ष होता है। तो आपको बता दें ऐसी प्रश्नावली जिसमें हम तिथि, माह, दिन, सप्ताह और वर्ष का अध्ययन करते हैं, यानी कि विस्तृत अध्ययन करते हैं, उसे ही कैलेंडर कहते हैं। किसे कैलेंडर कहते हैं? अगर आप लोग, हमने बताया कि आप लोग केवल सुन लीजिए, आपके पास पीडीएफ पहुंच गई है और आप लोगों के पास सब कुछ लिखा हुआ है, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग एक बार हमसे पढ़ लीजिए और इसके बाद आप पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। और फिर जो पीडीएफ में आपको समझ में ना आए, जहां पर भी आपको पीडीएफ में डाउट हो थोड़ा सा, तो फिर आप तुरंत वीडियो देख लीजिएगा, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और फिर उसके बाद आप अपना नोट्स बना लीजिएगा। तो देखिए कैलेंडर की बात कर रहे हैं, तो कैलेंडर एक ऐसी प्रश्नावली होती है जिसमें हम किसी दिन, माह, तिथि, वर्ष और वर्षों का अध्ययन करते हैं, उसे ही कैलेंडर कहते हैं। अब देखिए कैलेंडर की शुरुआत कहाँ से हुई, कब कैलेंडर कैसे बना, थोड़ा सा इसके बारे में ऐतिहासिक क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा जनरल यानी कि जीके का पोर्शन हो जाएगा। हम आपको केवल दो चीज़ें बता देते हैं कि कैलेंडर का जनक किसे कहा जाता है और आधुनिक कैलेंडर का जनक किसे कहा जाता है। देखिए तो कैलेंडर का जनक की बात करें, देखिए कैलेंडर के जनक अगर बात करें, कैलेंडर का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको बता दें कैलेंडर का जनक जूलियस सीजर को कहा जाता है। लेकिन जो जूलियस सीजर ने कैलेंडर बनाया था उस कैलेंडर का हम यूज़ नहीं करते। आप लोग थोड़ा सा देखिए, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कि कैलेंडर आज की डेट में हम जो कैलेंडर का यूज करते हैं वो कौन से कैलेंडर का यूज करते हैं। तो देखिए हमने देखिए ये तो कैलेंडर का जनक कौन था, कैलेंडर के जनक हो गए जूलियस सीजर। लेकिन आधुनिक कैलेंडर का जनक, जैसे आधुनिक कैलेंडर का जनक, अगर आधुनिक कैलेंडर की जनक करें, देखिए आधुनिक जनक की बात करें अगर, तो देखिए रोम के 13वें पोप, कौन? रोम के 13वें पोप ग्रेगरी, रोम के, देखिए रोम के
देखिए ये पॉइंट आपका पीडीएफ में नहीं हो तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आधुनिक कैलेंडर का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि आधुनिक कैलेंडर का जनक रोम के 13वें पोप ग्रेगरी को आधुनिक कैलेंडर का जनक कहा जाता है। अब आप लोग से एक क्वेश्चन हमने किया था कि आज की डेट में हम जो कैलेंडर का यूज करते हैं वो कौन से कैलेंडर का यूज करते हैं, तो आप लोग बताएंगे। देखिए आप लोग बताइएगा कि हम जो कैलेंडर का यूज करते हैं कौन से कैलेंडर का, ग्रेगोरियन कैलेंडर। आज की डेट में हम जो यूज करते हैं कौन सा, ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज करते हैं। तो आप लोग क्या करें, आप लोग अगर चाहें तो इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए क्योंकि ये पॉइंट पीडीएफ में आपको नहीं दिए गए हैं, तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए। और देखिए कैलेंडर का जनक कौन हो गया, कैलेंडर का जनक जूलियस सीजर को कहा जाता है। और आधुनिक कैलेंडर का जनक देखिए रोम के 13वें पोप ग्रेगरी को कहा जाता है। और आज की डेट में हम जिस कैलेंडर का यूज करते हैं वो कौन सा कैलेंडर हो गया, वो कैलेंडर हो गया ग्रेगोरियन कैलेंडर हो गया। अब बात करें, देखिए आप लोग एक बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जीएस का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम आपको फालतू चीजें नहीं बताएंगे, जो चीज पूछी गई है केवल वही चीज आपको पढ़ाने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय इतिहास में कैलेंडर को कब अपनाया गया, तो आप लोग बताइए भारतीय इतिहास में कैलेंडर को कब अपनाया गया, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैलेंडर को कब अपनाया गया। तो देखते हैं कौन कमेंट बॉक्स में आंसर आता है जल्दी। देखिए हम आपको बताएं कि कैलेंडर का कब अपनाया गया, तो देखिए भारत में कैलेंडर का उपयोग कब से शुरू हुआ, 1752 से, ब्रिटिश साम्राज्य के समय। कब हुआ था, 1752 में ब्रिटिश साम्राज्य के समय कैलेंडर का यूज किया गया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमने कब कैलेंडर को अपनाया, एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है कि स्वतंत्रता के बाद कब कैलेंडर को अपनाया। तो स्वतंत्रता के बाद 1952 में क्या हुई थी, एक कैलेंडर के लिए एक समिति गठित की गई थी और समिति ने सुझाव दिया और 1955 में अपनी रिपोर्ट दी कि हम जो यूज करेंगे सरकारी कामकाज के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि कैलेंडर का यूज करेंगे। देखिए तो कब, 1955 से। अगर हमसे पूछ ले कि सरकारी कामकाज के लिए भारत में कैलेंडर को कब अपनाया गया, तो स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं, तो 1955 में अपनाया गया था। चलिए अब देखिए, ये तो थोड़ा सा कैलेंडर के हमने इतिहास के बारे में बताया कि कैलेंडर होता क्या है, कैलेंडर कैसे बना और कैलेंडर का इतिहास क्या रहा। अब बात करेंगे हम कैलेंडर की अपने मेन पॉइंटों पर आते हैं। चलिए तो आप लोग अगर चाहते तो इनको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करें कैलेंडर की। चलिए हम आपको बहुत ही बेसिक लेवल से, जिसने भी आज तक लगता है कि बहुत ही कैलेंडर कठिन होता है, हमसे बनता ही नहीं, तो आप लोग आज केवल 1 घंटे हमारी बातों को सुन लीजिए, आपको कैलेंडर बिल्कुल सरल लगने लगेगा। तो चलिए देखिए कैलेंडर, अब कैलेंडर का इतिहास जान लिया, अब कैलेंडर के बारे में जानते। कैलेंडर होता क्या है, तो हमने आपको बताया कि दिन सप्ताह तिथि महीना। देखिए कैलेंडर में हम दिन, फिर पढ़ते हैं सप्ताह, फिर तिथि, महीना और वर्ष। तिथि, महीना, वर्ष, ये कैलेंडर की इकाइयाँ होती हैं। क्या ये होती हैं कैलेंडर की इकाइयाँ, कौन कौन सी, दिन, सप्ताह, तिथि, महीना और वर्ष। अब देखिए कैलेंडर की इकाई, कैलेंडर दिन, सप्ताह, तिथि, महीना, वर्ष। अब दिन क्या होते हैं, एक एक पॉइंटों पर हम धीरे धीरे बात करेंगे, एक एक पॉइंटों को लेकर चलेंगे। दिन क्या होता है, तो आप बताइए कि दिन क्या होता है। देखिए किसी सप्ताह के 7वें भाग, अब आपको पता होगा कि सप्ताह में क्या होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और किसी सप्ताह के 7वें भाग को दिन कहते हैं। या फिर देखिए किसी वर्ष यानी 300 वर्ष का, देखिए अगर दिन यानी वर्ष का 365वां दिन, वर्ष का 365वां दिन, 365वां भाग क्या कहलाता है, दिन कहलाता है। वर्ष का 365वां भाग दिन कहलाता है। अब ये तो बहुत सी नॉर्मल सी बात थी, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन दिन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है तो हम आपको थोड़ा समझाएंगे कि दिन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। जैसे आपसे कह दे कि आज अगर सोमवार है तो आज के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज अगर सोमवार है तो आज से 4 दिन बाद क्या होगा, और आज अगर सोमवार है तो आज से चौथा दिन क्या होगा, या फिर 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, या आज से 4 दिन पहले हो गया, या आज के 4 दिन पहले। तो देखिए कितनी कंडीशन बनती है इसमें बताएं, आपको 5 कंडीशन बनती हैं दिन से लेकर। देखिए आज
के 4 दिन पहले, आज के 4 दिन पहले। फिर देखिए दूसरी कंडीशन बनेगी कि आज से 4 दिन पहले। फिर देखिए तीसरी कंडीशन, आज से देखिए 4 दिन पहले नहीं, पहले आप लोग क्या कर ले, पहले आप लोग 4 दिन बाद वाली कंडीशन, आज से 4 दिन बाद। फिर देखिए आज से 4 दिन बाद हो गया और आज के 4 दिन बाद हो गया, आज के 4 दिन बाद। अब देखिए फिर आज से चौथा दिन। फिर देखिएगा एक कंडीशन ये बनेगी, आज से 4 दिन पहले। और एक कंडीशन बनेगी, आज के 4 दिन पहले। तो देखिए ये बात करी हमने दिन की, ये बात की हमने दिनों की। और दिनों से किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो दिनों से किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग देखिए कि आज से पूछ लिया कि आज के 4 दिन पहले, फिर आज के 4 दिन बाद, और देखिए आज से चौथा दिन और आज से 4 दिन पहले। तो अभी हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक सा बता देते हैं। और इसके बाद जब हम इस टाइप के क्वेश्चन यानी कि इस टाइप में जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चनों में जाएंगे, तो हम आपको इसके बारे में बहुत ही विस्तृत बताएंगे, बहुत ही डिटेल से बताने वाले हैं। तो देखिए कि आज से दिन की बात करें, हम बात कर रहे थे दिन की, और दिनों से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पूछ देखिए अगर पूछ लिया जाए कि आज के 4 दिन बाद, तो इसमें एक कंडीशन बनती है आज के 4 दिन बाद, और आज से 4 दिन बाद, और आज से चौथा दिन, और आज से 4 दिन पहले, और आज के 4 दिन पहले। जब आपसे पूछ ले कि आज के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप लोग क्या करें, जैसे आज पूछ लिया कि आज के 4 दिन बाद, जितने दिन बाद पूछे तो यानी कि x प्लस 5 कर दीजिएगा। यानी कि जितने दिन बाद पूछे, जितने दिन बाद पूछे उसमें कितना जोड़ना है, 1 बढ़ाकर कर देना है। यानी कितना, आज से पूछा कि आज के 4 दिन बाद, तो 4 में क्या करेंगे, 1 बढ़ाकर हम अपना आंसर निकाल लेंगे। और अगर पूछ ले आज से 4 दिन बाद, देखिए आज से 4 दिन बाद तो x प्लस 4 ही कर देंगे। और फिर देखिए आज से चौथा दिन, यानी कि आज से चौथा दिन अगर आपसे पूछ ले तो आज से चौथा दिन कौन सा होगा, यानी कि x प्लस 3 करके आप लोग बता सकते हैं। फिर देखिए अगर इसी में पूछ ले कि आज से 4 दिन पहले, तो जब पहले की बात करें, जब पहले की बात करें तो आपको कुछ ना कम करना है ना कुछ माइनस करना है। आप लोग को जो पूछे यानी कि x माइनस, जैसे आज से 4 दिन पूछा तो आज के 4 दिन पहले तो x माइनस 4, और आज के 4 दिन पहले x माइनस 4। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कैसे, क्वेश्चन कैसे पूछता है कि देखिए आज अगर सोमवार है, आज अगर सोमवार है तो आज के 4 दिन बाद, यानी कि आज के 4 दिन बाद, जैसे आज देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर अगर पूछ ले कि आज, देखिए यहाँ पर पूछ ले आज, अगर देखिए आज सोमवार है, अगर पूछ ले आज सोमवार है तो आज के 4 दिन बाद, तो आप लोग देखिएगा कि आज के 4 दिन बाद प्लस 5 करने में आता है। तो आप लोग देखिए x क्या है, x जब हम बताएंगे, अभी x क्या रखना है, तो सोमवार, सोमवार। और सोमवार का कोड अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो आप लोग देखिएगा कि आज के 4 दिन बाद, आज के 4 दिन बाद, तो आप देखेंगे कि सोम 1 2 3 और 4। तो देखिए सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, कौन सा हो जाएगा, आज के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। और देखिए आज के 4 दिन बाद, तो आज के 4 दिन बाद यानी कि एक दिन छोड़कर गिनेंगे, 1 2 3 4 और 5, देखिए 16 हो गया। देखिए x, और x में अगर x की बात करें तो सोमवार का वैल्यू क्या होता है, सोमवार की वैल्यू 1 होती है, और 1 प्लस 5 यानी कि 6 शनिवार की वैल्यू होती है, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछ ले कि आज से 4 दिन बाद, तो आज के 4 दिन बाद, तो देखिए आज से, तो आज को भी ले लेंगे, 1 देखिए 1 2 3 और 4, और 4 प्लस करके करेंगे तो शुक्रवार आ जाएगा। और इसी प्रकार जब आज से चौथा दिन, तो देखिए आज से चौथा दिन, आज से तो 1 2 3 और 4, तो इस प्रकार हम 3 करते थे। तो ये थोड़ा सा
थोड़ा सा हमने आपको बताया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, इसको आप लोग अभी नोट नहीं करिएगा। इसके बाद जब हम आपको इसके क्वेश्चन पर जाएंगे तो इसके बारे में बहुत ही डिटेल से बता देंगे। चलिए अब इसको हम रफ कर देते हैं। आप लोग इनको कुछ भी नोट नहीं करिएगा, आप लोग केवल आज हमें सुनिए। आज हम आपको जो बताना चाहते हैं आप लोग केवल हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। इसके बाद आप लोग जब ध्यान से सुन लेंगे और लास्ट में आप लोग PDF को पढ़िएगा, फिर आप लोग बताइएगा कि कैसे समझ में आया, आप लोग को कि समझ में नहीं आया। तो ये हमने दिन की बात की और दिनों से किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा ये हमने आपको बताया। अब बात करेंगे कि देखिए, अब बात करेंगे तिथि, यानी कि तिथि नहीं लिखा, सप्ताह। हाँ देखिए, तिथि और सप्ताह। तो सप्ताह क्या होता है आप लोग देखिए, सप्ताह क्या होता है, किसी भी वर्ष का 52वां भाग, किसी भी वर्ष का 52वां भाग या 7 दिन के या 7 दिनों के ग्रुप को सप्ताह कहते हैं। यानी कि 7 दिन होते हैं सप्ताह में। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और देखिए आपको बताएं कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। तो देखिए सप्ताह क्या होता है, देखिए सप्ताह, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और 7 दिन कौन कौन से होते हैं, देखिए कि सोमवार, तो सोमवार हो गया, मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार और शनिवार और रविवार। तो ये क्या होते हैं, ये सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं। और 7 दिनों का एक अपना कोड होता है। 7 दिनों के कोड को एक अंक मतलब एक कोड बना दिया गया है ताकि आपको सवाल करने में बहुत ही सरलता हो। जैसे कोड किस प्रकार से बनाया गया है, तो देखिए सप्ताह सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और रवि। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कौन कौन से, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रविवार। तो देखिए कैसे कोड बनाया गया, देखिए आपको बताएं कि देखिए सोमवार को, देखिए सोमवार को अगर मान ली सोमवार को 1 मान लिया, सोमवार का कोड 1, फिर मंगलवार को 2, बुध की 3, गुरुवार को 4, शुक्रवार को 5 और शनिवार को 6 और रविवार को 0। ये हमने आपको लिखकर दे दिया है। तो आप लोग इसको नोट भी नहीं करिएगा, सब आपके पास लिखा हुआ पहुंच गया है। और जिसके पास भी नहीं पहुंचा तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर SMS करिए या आप कोचिंग के टेलीग्राम नंबर पर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर उसको ले लीजिए। चलिए अब देखिए, सोमवार का कोड हो गया 1, मंगलवार का 2 हो गया, मंगल का 2, बुध का 3, गुरु का 4, शुक्र का 5, शनिवार का 6 और रविवार का 0 हो गया। तो देखिए रविवार को 0 और सोमवार को 1 से देकर, ये बहुत ही कठिन चीज़ नहीं है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे कि सोमवार का देखिए रविवार का कोड क्या हो गया, 0 हो गया, सोमवार का 1, मंगल का 2, इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अब देखिए, अब आप लोग एक चीज़ देखिएगा, सप्ताह में कितने दिन हो गए, 7 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 7 दिन हो गए। अब 7 दिन आप लोग देख रहे होंगे कि 7 दिन जब निकल जाएंगे तो फिर गिनती कहाँ से स्टार्ट होगी, फिर गिनती 7 फिर से मतलब फिर सप्ताह शुरू से स्टार्ट होंगे, यानी कि सोमवार से। ये थोड़ी कि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि हो गया और फिर रवि से स्टार्ट हो जाएगा, फिर कहीं से स्टार्ट हो जाए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 7 दिन दिए गए हैं, 7 दिन दिए गए हैं। जब ये 7 दिन खत्म हो जाएंगे तो फिर शुरुआत से चालू हो जाएंगे, यानी कि फिर सोमवार से चालू हो जाता है। यही होता है ना सप्ताह में कि सोमवार से चालू हुआ, सोमवार से चालू हुआ, रविवार आया, रविवार आया, फिर सोमवार से चालू होता है, यही होता है। तो इस प्रकार हमें याद करना है, यानी कि 7 दिन होते हैं। और 7 दिन के अलावा जो बाकी दिन बचे, जैसे देखिए अब आपको थोड़ा सा बताएं कि देखिए आपको बताएं कि 7 दिन, जैसे हम 7 देना है कि आज देखिए, आज मान लो 1 तारीख है, आज कितनी तारीख है, आज 7 तारीख ही है, 7 तारीख है आज ना, आज आपको बताएं 7 तारीख है और आज सोमवार भी है, आज सोमवार है और 7 तारीख है। तो अगर अगला सोमवार कब आएगा, अगला सोमवार कब आएगा, तो अब आप अगर 7 में 7 जोड़ दें, तो 7 में 7 जोड़ दें तो 7वें दिन फिर से वही दिन प्राप्त हो जाएगा। यानी कि किसी भी तारीख में, किसी भी तारीख में अगर उसमें 7 जोड़ दें तो आपको अगला फिर पुनः वही दिन प्राप्त हो जाएगा। कैसे, देखिए 7 सोमवार था और आज 7 तारीख है और अगला सोमवार कब आएगा, तो 7 और 7 कितना हो गया, 14 हो गया और अगला
सोमवार 14 को आएगा। तो यानी यहाँ से आपको मालूम चला कि किसी भी दिन में 7 जोड़ने पर पुनः वही दिन प्राप्त हो जाता है। क्या होता है? किसी भी दिन में 7 जोड़ने पर पुनः वही दिन प्राप्त हो जाता है। ये आप लोग एक पॉइंट था, इसको आप लोग अपने नोट्स में यानी कि रफ कॉपी में या नोट्स में नोट कर लीजिए कि किसी भी दिन में 7 जोड़ने पर पुनः हमें वही दिन प्राप्त हो जाता है। चलिए अब देखिए, सोमवार हो गया। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा आप विषम दिन बताएं आपको कि विषम दिन जब कैलेंडर पढ़ेंगे तो कैलेंडर में विषम दिन का बहुत अहम रोल होता है, यानी कि विषम दिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि विषम दिन निकालना लोगों को बहुत कठिन लगता है। बहुत कठिन लगता है कि कैसे विषम दिन हो गया, क्या विषम दिन हो गया। तो हम आपको तरीका बताने वाले हैं, तो उस तरीके से आप लोग विषम दिन बड़ी आसानी से आप लोग को समझ में आएंगे। जिसको भी आज तक विषम दिन में डाउट था तो आप लोग थोड़ा सा 10 मिनट हमारे साथ देख लीजिए, आपको विषम दिन से पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, सप्ताह देख लिया, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, और हमने आपको बताया कि किसी भी दिन में 7 जोड़ने पर पुनः वही दिन प्राप्त होता है। अब देखिए, जैसे बात करें 7, देखिए 7 दिया गया है। अब अगर हम 7 में 7 से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा? शेष 0। और 0 जब शेष कुछ शेष नहीं बचेगा, इसका मतलब 7 से 7 भाग दिया तो कितने बार में गया? एक बार में। तो आज 7 में जब 7 जोड़ेंगे तो कब होगा? अगला दिन सोमवार, यानी कि 7 दिन बाद वही दिन प्राप्त होगा। फिर अगला देखिए, अगला सोमवार कब प्राप्त होगा? तो अगर देखिए 14 से 7 का भाग दें तो देखिए अगला सोमवार 14 दिन बाद आएगा। फिर अगला देखिए, अगर देखिए आज अगर 7 तारीख है तो अगला जो सोमवार आएगा तो 7 दिन बाद, यानी कि 14 तारीख को। फिर अगला सोमवार इसके बाद 14 के बाद तो 7 3 21 को आएगा। देखिए कब आएगा? 21 को आ जाएगा। फिर देखिए 21 के बाद 28 को आ जाएगा। फिर 35 दिन बाद आएगा। तो इस प्रकार देखिएगा आप लोग। अब देखिए 7 3 14 दिन बाद सोमवार, फिर 21 दिन बाद सोमवार, फिर 28 दिन बाद सोमवार और 35 दिन बाद सोमवार। तो आप लोग ने देखा कि जब 7 से डिवाइड करते हैं, देखिए जब 7 से किसी भी दिन में 7 से डिवाइड करें और पूरा पूरा चला जाएगा, जब भाग पूरा पूरा चला जाए तो हमें वही दिन प्राप्त होगा जो आज की डेट में है। यानी कि अब जैसे हम आज कह दें कि आज से 21 दिन बाद, आज से 21 दिन, जो समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। देखिए जैसे आपसे बोल दिया जाए कि आज से 21 दिन बाद कौन सा दिन प्राप्त होगा, तो आपने क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे और आपने देखा कि भाग पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि कुछ भी शेष नहीं बच रहा। जब कुछ भी शेष ना बचे तो यानी क्या? देखिए जब 7 से भाग दिया और देखिए जब पूरा पूरा भाग चला गया तो इसका मतलब हमें 21 दिन बाद अगला सोमवार प्राप्त होगा ना। देखिए अब देखिएगा थोड़ा सा कि अब अगला सोमवार प्राप्त होगा। अगर देखिए, अगर इसमें कैसे पूछ लिया जाए कि आज से 35 दिन बाद या फिर आज से 37 दिन बाद, तो आप लोग देखिए जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आज से 24 दिन बाद, आज से 24 दिन बाद कौन सा दिन प्राप्त होगा, तो 7 3 21 कितने बार में भाग गया इससे आपको कोई मतलब नहीं है। कितने बार में भाग गया इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको लेना देना इससे है कि शेष क्या बचा। शेष क्या बचा तो आप लोग देख रहे होंगे। देखिए कि 7 में अगर देखिए 24 में अगर 7 से भाग दें, 24 में अगर 7 तिया 21 और कितना बचा शेष? 3 शेष बचा। जब 3 शेष बचा तो देखिए यही हमारे क्या हो गए? विषम दिन हो गए। यानी कि किसी भी दिन में कितने भी दिनों में 7 से भाग देने पर जो हमारा शेष बचता है वही क्या होते हैं? वही विषम दिन, यानी कि विषम दिन अतिरिक्त दिन या ऑड डेज होते हैं। तो ये 3 शेष बचा और यही हमारा क्या हो गया? यही हमारे ऑड डेज हो गए। ये हमारे ऑड डेज यानी कि विषम दिन या अतिरिक्त दिन, कुछ भी बोल सकता है आपसे, विषम दिन बोल देगा, अतिरिक्त दिन बोल देगा। हिंदी में काफ़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन इंग्लिश में केवल एक वर्ड बोलेगा, कौन सा? ऑड डेज। इंग्लिश में कौन सा बोलेगा? केवल एक शब्द ऑड डेज, लेकिन हिंदी में अतिरिक्त दिन बोल देगा, विषम दिन बोल देगा। ऐसे ही काफ़ी सारी भाषाएं यानी काफ़ी सारे वर्ड इसके लिए बोल सकता है। तो आप लोग इंग्लिश में याद करिएगा कि ऑड डेज क्या करना है? ऑड डेज। देखिए अब देखिए
हमने आपको बताया कि विषम दिन क्या होता है कि किसी भी दिन में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उस दिनों में उतने ही विषम दिन मिलते हैं। और देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब आप लोग कहेंगे कि सर 8 अगर शेष बचता है तो 8 कैसे शेष बच जाएगा भैया, 7 से जब भाग देंगे तो क्या बचेगा, 7 में 8 में फिर भाग चला जाएगा, 7 एकम 7 और एक शेष दिन बच जाएगा। तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा। तो देखिए अब ये इस प्रकार से हमें मिल जाए, जैसे 3 मिल गया, अब 3 शेष दिन मिल गया। आज अगर सोमवार है, आज सोमवार है और हमने पूछा कि आज से 24 दिन बाद, देखिए हमने आपसे पूछा कि यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो आज से 24 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप लोग क्या करें, आप लोग क्या करें कि 1 प्लस 24 दिन बाद पूछा 24, तो 1 24 है, 1 25 हो गया। देखिए 25 और डिवाइड बाई 7, तो 7 3 कितना हो गया 21, 7 3 21 और शेष क्या बच गया, तो आपको पता है कि शेष बच गया 4। तो आज से 24 दिन बाद 4 बच गया शेष, यानी कि 4 का मतलब क्या हो गया, यानी कि गुरुवार। तो कौन सा दिन होगा आज से 24 दिन बाद, गुरुवार हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारे विषम दिन हो गए। चलिए अब आप लोग देखिए, अब देखिएगा सोमवार हो गया, मंगल ये बताया सप्ताह है, अब सप्ताह बता दिए। अब होती है, बात करेंगे तिथि। तिथि क्या होती हैं, कितनी होती हैं, कैसे होती हैं। देखिए तिथि आपको पता होगा कि तिथि जो होती हैं वो कितनी तिथि होती हैं, 4 दिन, 1 से लेकर 31 तक तिथि होती हैं। कितनी होती हैं, 1 से लेकर 31 तक तिथि होती हैं। किसी महीने में कितनी तिथि, किसी महीने में 28 होती हैं, यानी किसी महीने में क्या, किसी महीने में नहीं, यानी कि फरवरी में केवल 28 और 29 दिन की होती है और बाकी जो दिन होते हैं 30 और 31 दिन के होते हैं। तो तिथि के बारे में ज़्यादा हमें कुछ नहीं जानना, यानी कि किसी भी माह में 28वें, 29वें और 30वें और 31वें भाग को वर्ष के 365वें एवं 366वें भाग को तिथि कहते हैं। तो तिथि के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब देखिए, अब बात करेंगे, तिथि को हमने छोड़ दिया और महीना। अब महीने क्या होते हैं, तो आप लोग बताइए। किसी भी वर्ष के 12वें भाग को महीना कहते हैं। पता है ना कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और किसी भी वर्ष के 12वें भाग को महीना कहते हैं। और या फिर 30 दिनों का या 30 दिन या 28 दिन या 29 दिन या 31 दिन का एक ग्रुप, दिनों के एक समूह को महीना कहते हैं। अब देखिए कि 30, देखिए अब लोग बात करें महीना कि कौन कौन से महीना होते, देखिएगा आप लोग। देखिए यहां पर आपको थोड़ा समझाएंगे। अब देखिए दिन कौन कौन से होते हैं, महीने कौन कौन से होते हैं। तो कितने महीने होते हैं सबको पता होगा, कितने होते हैं, 12 महीने, यानी कि जनवरी, पहला जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर कौन सा होता है, फिर अप्रैल, मई और जून। फिर देखिएगा इधर जून हो गया, फिर जुलाई, फिर देखिएगा अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर। ये हमारे दिन हो गए। देखिए दिसंबर हो गया, देखिए ये दिसंबर, देखिए कितने दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं, यानी कितने महीने, 12 महीने। तो कौन सा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो आपको पता हो गया कि क्या पता हो गया कि देखिए किसी भी वर्ष के 12वें, यानी किसी भी वर्ष के 12वें भाग को महीना कहते हैं। किसी भी वर्ष का 12वें भाग को महीना कहते हैं। 12 देते हैं तो 12 से जब भाग देंगे तो एक महीना मिल जाएगा। देखिए कैसे, अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, इस प्रकार से 12 महीने होते हैं। और महीनों में दिन कितने होते हैं आपको देखिएगा, आप लोग देखिएगा, बताइए महीनों में दिन कितने होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि महीनों का दिन ज्ञात करना। महीनों का दिन आप लोग को पता होना चाहिए कि एक महीने में कितने दिन होते हैं। देखिए
महीनों में दिनों की बात करें कितने दिन होते हैं तो आपको पता होगा कि जनवरी में कितने होते हैं, जनवरी में 31, और फिर देखिए फरवरी में 28 होगा या 29 होगा। अब 28 कब होगा 29 कब होगा इसके बारे में आगे आपको बहुत डिटेल से बताएंगे। देखिए 31 हो गए, फिर मार्च में 31, अप्रैल में 30, फिर मई में 31, जून में 30, फिर देखिए जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में कितने हो गए 31 दिन हो गए। इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा कि जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल यानी कि पूरे महीनों में कितने दिन होते हैं। तो आप लोग को ये याद होना चाहिए कि एक महीने में कितने दिन होते हैं। तो जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 और 29। अब 28 कब होता है 29 कब होता है इसके बारे में आपको बताएंगे अभी आगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। फिर देखिए मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 30, 31। अब आप लोग को ये याद भी होंगे, और जिसको भी याद नहीं है तो एक थोड़ा तरीका आपको देखिए बताएं कि आप एक कहावत होती कैसी कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, जून नवंबर जानिए। देखिए जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर, देखिए अप्रैल सितंबर 30, और देखिए 28 29 की फरवरी, और बाकी दिन 31, बाकी माह 31 होते हैं। यानी कि जून अप्रैल, देखिए जून अप्रैल और सितंबर और नवंबर को छोड़कर बाकी कितने दिन के होते हैं, बाकी सारे महीने 31 दिन के होते हैं। और फरवरी जो होती है हमारी कितने दिन की होती है, फरवरी 28 या 29 की होती है। तो इस कहावत से आप लोग याद कर सकते हैं। और आपको अगर ऐसे भी याद नहीं होते तो आप लोग को एक सबसे आसान तरीका हम महीनों को, ये दिनों को याद करने का बताएंगे। जैसे आपको मुट्ठी पता होगा कि ये क्या है, ये हमारी मुट्ठी। अब कैसे देखिएगा, कैसे कौन से दिन मुट्ठी से कैसे याद करेंगे, तो आप लोग देखिए कि देखिए जनवरी, फरवरी, देखिए इस प्रकार से जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से कैसे याद किया कि यानी कि जो महीना, जो माह हमारे उभरे हुए भाग पर आएगा, यानी कि जो उठे हुए भाग पर आएगा वह 31 का होगा, और जो निचले भाग पर आएगा वो 30 पर होगा। देखिए कैसे, देखिए यहां पर बताएं, किसी हमने आपको यहां पर इस प्रकार से मुट्ठी बना लिया, और इस प्रकार से मुट्ठी होती है। तो आप लोग देखिए कि जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो देखिए कि जो ऊपर आया वो 31 का, जो नीचे आए वो 28 29 या 30 का। तो फरवरी बस 28 29 की होती है, तो यह तो आपको याद होगा कि ऊपर देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब यहाँ जुलाई खत्म हो गया तो आपको यह नहीं कि जुलाई फिर यहाँ अगस्त, आपको फिर से वहीं वापस आना है और फिर यहाँ से अगस्त। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 31 यानी कि जुलाई और अगस्त दोनों एक क्रम में ऊपर ऊपर आ रहे हैं, और दोनों ही क्या है, दोनों ही 31 दिनों के हैं। यानी कि जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस प्रकार से जो ऊपर वाले भाग पर आए यानी कि उभरे हुए भाग पर आए वो 31 दिन का होगा, और जो निचले भाग पर आता है वो 28 दिन का हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग को ये तरीका था थोड़ा सा याद करने का, इसके ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि एक महीने में कितने दिन होते हैं, किसी भी माह में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो ये आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। अब देखिए, हमने दिनों के बारे में जान लिया, अब क्या पढ़ेंगे, अब क्या जानना है हमें कि देखिए जनवरी में दिन तो 31 होते हैं, लेकिन जनवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। और हमने आपको बताया है कि किसी भी दिनों में विषम दिन को निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं। तो अब देखिए 31 यानी कि जनवरी में कितने विषम दिन होंगे, तो आप लोग देखिएगा। देखिए जनवरी में कितने विषम दिन हो गए, तो आप लोग देखिए कि अगर 31 में हम, देखिए 31 में हम 7 से भाग दे दें, देखिए ऐसे भाग नहीं देंगे, यहाँ ऐसे भाग देंगे। ठीक है, 31 में अगर 7 से भाग दे दें, 7 तियां 21, 7 तियां 21, 7 चौको 28 हो गया। तो देखिए 7 चौको 28, बचा क्या
3 शेष बचा। और हमने आपको बताया हुआ है कि किसी की दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जितना शेष प्राप्त हो, यानी कि जितना भी शेष फल बचे वह हमारे विषम दिन होते हैं। तो आप लोग देखिए कि जनवरी में विषम दिन कितने बचे, 7 तियां 21, 7 चौको 28 और 28 माइनस 31, यानी कि 3 विषम दिन बच गए। कितने? 3 विषम दिन बच गए। कितने? 3 विषम दिन बच गए। अब देखिए 28, यानी कि फरवरी की बात करें तो फरवरी में कितने विषम दिन, फरवरी में 28 और 29 दिन हो गए। फरवरी में 28 और 29 तो दिन हो गए। और देखिए फरवरी में 28 29 दिन हो गए। और इसमें विषम दिन कैसे, देखिए 28 में अगर 7 से भाग दें तो कि 28 डिवाइड बाई 7, तो 7 चौको 28, 7 चौको 28, तो कितने विषम दिन प्राप्त हुए? जब 0 शेष बचा तो विषम दिन कितने हो जाएंगे? विषम दिनों की संख्या भी 0 हो जाएगी। और जब दिन 29 होंगे तो विषम दिन कितना शेष बचाएगा? 1 शेष बच जाएगा। इस प्रकार हमें पता चल गया कि फरवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। फरवरी में विषम दिनों की संख्या 0 या फिर 1 होती है। और 1 कब होती है? एक लीप ईयर में होती है। कब होती है? एक लीप ईयर में होती है। एक होता है वर्ष, और एक यानी कि साधारण वर्ष होता है, और एक अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर के बारे में अभी आपको बताने वाले हैं कि लीप ईयर कौन सा होता है। तो आप लोग एक एक छोटे से यानी कि छोटी इकाई से, छोटी यूनिट से हम लोग चलना शुरू किया और धीरे धीरे बढ़ चलेंगे। दिन पढ़ लिया, सप्ताह पढ़ लिया, तिथि पढ़ ली, महीना पढ़ लिया, और इसके बाद हम बात करेंगे वर्ष की, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें पहले जानना बहुत जरूरी होती है। तो आप लोग बने रहिएगा साथ में। अब देखिए मार्च में कितने विषम दिन, तो मार्च में दिनों की बात करें, दिन की बात हो गई 31, और 31 डिवाइड बाई 7 करोगे तो 7 चौको 28, और विषम दिन कितने? 3 शेष बचा, यानी कि 3 शेष बच गए, और यही हमारा विषम दिन हो गया। तो मार्च में कितने विषम दिन? मार्च में हो गए 3 विषम दिन। देखिए मार्च में कितने विषम दिन हो गए? मार्च में हो गए 3 विषम दिन हो गए। कितने? 3 विषम दिन। अब आ गया अप्रैल, तो अप्रैल देखिए 30 और 7 चौको 28, और आप लोग देख पा रहे होंगे कि 30 माइनस 28 यानी कि 2 शेष बच गया। तो मार्च में कितने विषम दिन आ गए? अप्रैल में देखिए, अप्रैल में कितने विषम दिन आ गए? तो अप्रैल में 2 विषम दिन आ गए, यानी 2 शेष बचा, तो अप्रैल में 2 विषम दिन हो गए। तो देखिए इस प्रकार से आपको पता, देखिए समझ में आ गया दो कि जहां 30 दिनों की संख्या है वहां 2 विषम दिन, और जहां संख्या 31 दिन की है वहां पर 3 विषम दिन। तो मई में कितने? देखिए मई में 3, और फिर देखिए जून में 2, फिर देखिए जुलाई में कितने दिन? 31 दिन, और 7 चौको 28, और 28 माइनस 31 यानी कि 3 विषम दिन। यहाँ पर भी 3, फिर देखिए यहाँ पर 2, फिर देखिए यहाँ पर देखिए कितना हो गया? यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 3। अब देखिए यहाँ पर 3। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले लगभग 2019 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, देखिए कि उसने दे दिया गया था कि किसी वर्ष में, किसी भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछा गया था, किसी भी वर्ष में देखिए अगर A, B, C और D, किसी भी वर्ष में A, B, C, D महीनों के नाम दिए गए हैं। अगर आप बताइए कि देखिए 30 दिन का हो और D 30 दिन का हो, तो B और C में C कौन सा महीना हो सकता है। तो आप लोग देखिए पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी भी वर्ष में A, B, C, D महीनों के नाम हैं, A, B, C, D महीनों के नाम हैं। अगर A 30 दिन का और D 30 दिन का है तो बताइए C कौन से महीने को प्रदर्शित करेगा। तो आप लोग बताइए कि C कौन से दिन को प्रदर्शित करेगा। देखिए कैसे, देखिए आपने देखा कि अगर हम 31 मान लें, अगर इसको जनवरी, देखिए अगर इसको मार्च मान लें और इसको अप्रैल मान लें, देखिए इसको मार्च मान लिया, इसको अप्रैल, इसको मई और इसको जून, तो आप लोग देख पाए मार्च में कितने दिन होते हैं? मार्च में 31 दिन होते हैं। तो ये तो मार्च, अप्रैल, मई, जून तो मान नहीं सकते। फिर आप लोग देखिएगा कि अगर हम देखिए मार्च में कितने? 31, अगर हम इसको अप्रैल मान लें, मई, जून और जुलाई, तो आप लोग देखिए कि जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। अब देखिए यहाँ पर कैसे, यहाँ पर देखिए अगर हम इनको मान लें कि जून, देखिए जून, जुलाई, अगस्त
और सितंबर। तो आप लोग देखिए कि जून भी 30 का होता है और सितंबर भी 30 का होता है। तो ये एक जून सितंबर और ये 31 का हो जाएगा और ये 31 का हो जाएगा। तो सी किसको प्रदर्शित करेगा? सी प्रदर्शित करेगा अगस्त महीने का। यानी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम आपको जब क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हमने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ था। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हैं, और नहीं लेना चाहते तो ना लीजिए, आपको पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये जनवरी हो गए, जनवरी में विषम दिन 3 हो गए, फरवरी में 0 और 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3 हो गए। तो इस प्रकार हमने विषम दिन निकाल लिए। चलिए, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, फिर इसको साफ कर देते हैं, फिर इसके बाद करेंगे हम वर्ष की। तो आप लोग जल्दी से देख लीजिए इनको। चलिए, ये हो गए। अब देखिए वर्ष की बात करें, वर्ष से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। देखिए वर्ष क्या होता है, क्या नहीं होता वर्ष। देखिए अब देखिए, दिन पढ़ा, सप्ताह पढ़ा, तिथि पढ़ा, महीना पढ़ा। अब बात करेंगे वर्ष की। तो वर्ष क्या होता है देखिए आप। तो वर्ष, वर्ष कैसे होता है देखिए कि वर्ष की बात करें तो क्या, शताब्दी का 100वां भाग। वर्ष क्या होता है, शताब्दी सुना होगा आपने कि 100 वर्ष में जो 100 वर्षों का एक समूह होता है उसे शताब्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। तो शताब्दी यानी कि शताब्दी के 100वें भाग को वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शताब्दी के 100वें भाग को वर्ष कहते हैं, या 12 माह के समूह को एक वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? 12 माह के समूह को एक वर्ष कहते हैं। देखिए शताब्दी, शताब्दी का 100वां भाग वर्ष हो गया, या 12 माह का एक समूह वर्ष हो गया। अब वर्षों की बात करें तो वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। देखिए यहाँ पर बात कर, इसको साफ कर देते हैं, फिर हम आपको डिटेल से बताते हैं। देखिए वर्ष यानी कि ईयर। अब वर्ष की बात करें तो वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। देखिए देखिए ये हो गया साधारण वर्ष और ये लीप वर्ष, यानी कि अधिवर्ष बोले या लीप वर्ष बोले, यानी कि सिंपल ईयर होता है और ये लीप ईयर होता है। अब देखिए अगर साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर क्या होता है तो आपको बताएं कि साधारण वर्ष में जो कितने दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड होते हैं। और यह लगभग समय कितना होता है? 365 दिन 6 घंटे के बराबर होता है। देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाएं। देखिए इस प्रकार, देखिए हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे आप लोग, क्योंकि वर्ष होता क्या है आपको देखिएगा। ये मान लो हमारा सूर्य हो गया। क्या हो गया? ये हमारा सूर्य हो गया। अब ये सूर्य हो गया और ये हमारी पृथ्वी हो गई। क्या हो गई? ये पृथ्वी, ये सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गई। अब आपको बताएं कि सूर्य दिन यानी कि वर्ष क्या होता है। तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, और जो समय देखिए पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में, जैसे यहाँ से पृथ्वी चालू हुई, यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर ख़त्म होके फिर यहाँ तक आ गई, यानी कि यहाँ से चली और यहाँ तक वापस चलते 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 फिर वहीं पर आने में जो समय पृथ्वी लेती है, कितना समय लेती है कि 365 दिन, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड, यानी लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय पृथ्वी लेती है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक चक्कर लगाने में। तो जो ये चक्कर लगाने में, यानी कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी जितना समय लेती है उसे ही हम वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही वर्ष कहते हैं। अब आप लोग देखिए 365 दिन, देखिए 365 दिन 5 घंटे
48 मिनट और 47 सही 1/2 सेकंड। अब देखिए, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकंड का समय लेती है ना। तो जो समय पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में लेती है, उतने समय को ही हम क्या कहते हैं, उतने समय को ही हम एक वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? उतने समय को हम एक वर्ष कहते हैं। अब देखिए, वो हमारा क्या हो गया, वह हमारा एक वर्ष हो गया। यानी कि जो यहां से यहां तक का, यानी कि जो हमारी ये पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी को चलते 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 और पुनः वही स्थान पर आने में, यानी कि सूर्य हो गया, सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है वह हमारा वर्ष कहलाता है। वर्ष क्या कहलाता है? वर्ष कहलाता है। तो ये जो वर्ष कहलाता है, ये कौन सा वर्ष कहलाता है? ये हमारा साधारण वर्ष कहलाता है। अब आप लोग देखिएगा कि 365 दिन लगभग की, देखिए लगभग कितना समय, 365 दिन और 365 दिन 365 दिन और 6 घंटे का समय लगभग में लेती। देखिए 365 दिन और 6 घंटे का लगभग समय लेती है। तो आप लोग देखिएगा कि कैसे। अब देखिए 365 दिन, तो ये तो साधारण वर्ष हो गया। यानी कि एक साधारण वर्ष की बात करें तो एक साधारण वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। अब देखिए कि लीप वर्ष यानी कि लीप ईयर क्या होता है, तो देखिए 6 घंटे। अब देखिए आपको पता होगा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब देखिए जब 6 घंटे, जब पृथ्वी यहाँ पर जाएगी, जब पृथ्वी घूम कर गई, देखिए पृथ्वी घूम कर यहाँ तक आई तो 6 घंटे एक चक्कर लगाया तो 365 दिन तो अलग हो गए और 6 घंटे एक्स्ट्रा बच गए ना। फिर देखिए एक चक्कर लगाया, फिर देखिए एक चक्कर और लगाएगी तो 6 घंटे और शेष बच जाएंगे, 6 घंटे और शेष बच जाएंगे। फिर देखिए पृथ्वी चली गई और सूर्य का एक चक्कर और लगा, यानी कि तीसरे चक्कर में 6 घंटे और बच गए। तो ये 6 घंटा, फिर 6 घंटा और 6 घंटा और, यानी कि 18 घंटे बच गए। अब देखिए 18 घंटे, और आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य का चौथा चक्कर लगाएगी, तो 6 घंटे शेष और बच जाएंगे ना। तो 6 घंटे शेष और बच जाएंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 6 और 6 घंटे आपस में मिलकर कितने बन जाएंगे? 24 घंटे बन जाएंगे। यानी कि 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24 घंटे बन जाएंगे। और 24 घंटे का मतलब क्या हो गया? एक पूरा दिन हो गया। तो देखिए लीप वर्ष में यानी कि 365 दिन 6 घंटे बचे, एक साधारण वर्ष में 365 दिन 6 घंटे। और जब पृथ्वी सूर्य के इस प्रकार से 4 चक्कर लगा लेगी, यानी कि 4 वर्ष बीत जाएंगे। क्या हो जाएगा? 4 वर्ष बीत जाएंगे तो लीप वर्ष प्राप्त हो जाएगा। कैसे? तो लीप वर्ष की बात करें तो 366 दिन होते हैं। आप लोगों को बताएं कि साधारण वर्ष में 365 दिन 6 घंटे, यानी कि बात करते हैं तो 365 दिन ही होते हैं, 6 घंटे हम नहीं जोड़ते। और लीप वर्ष में 366 दिन हो जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे? 66 दिन हो जाएंगे। और 66 दिन कैसे हो जाएंगे? यहां पर 365 थे और यहां पर 366 कैसे हो गए? तो आपको हमने बड़े विस्तार से बताया हुआ है कि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते 4 चक्कर पूरे कर लेगी, 4 चक्कर पूरे कर लेगी और एक चक्कर में 6 घंटे बचे, एक चक्कर में 6 घंटे बचे, दूसरे चक्कर में 6 घंटा और बचा, तीसरे चक्कर में 6 घंटा और बचा और तीसरे चक्कर में 6 घंटा और बचा। इस प्रकार से 24 घंटे हो गए और 24 घंटे का मतलब एक दिन पूरा बढ़ गया, तो 366 दिन हो गया। तो आप लोग यहां पर समझ गए होंगे कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर क्या होता है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। और 366 दिन कब आता है? तो देखिए 366 दिन कब आता है? तो प्रति 4 वर्ष बाद, यानी कि पृथ्वी के सूर्य का 4 चक्कर लगाने के बाद, यानी 4 वर्ष के बाद एक लीप वर्ष आता है। समझ गए ना कि पृथ्वी जब सूर्य के 4 चक्कर लगा लेगी तो एक लीप वर्ष आएगा, यानी कि पृथ्वी सूर्य के 4 चक्कर लगा लेगी तब एक लीप वर्ष आएगा। तो आपको पता चल गया कि लीप वर्ष कब आता है? प्रति चौथे वर्ष यानी कि 4 वर्ष बाद कौन सा आता है? लीप वर्ष आता है। जैसे आज 2020 था तो 2020 आपको पता होगा कौन सा वर्ष था? लीप वर्ष था। फिर देखिए जो
शुरुआत तो कभी देखा होगा, शुरुआत जब कैलेंडर की हुई होगी तो एक से शुरुआत हुई होगी, किसी वर्ष को एक ही माना गया होगा। यानी कि जो यीशु का जन्म हुआ था, यीशु के जन्म को एक माना गया था, और यीशु के जन्म से ही पॉप ग्रेगरी ने कैलेंडर की शुरुआत की थी। यानी कि यीशु के जन्म को पहला वर्ष माना था। और दिन कौन सा माना था? दिन सोमवार माना था, आपको बता दें। देखिए सोमवार हो गया। अब देखिए 366 दिन, तो देखिए एक से शुरुआत की होगी, तो जो पहला वर्ष रहा होगा वो तो साधारण वर्ष चलेगा। पहला वर्ष होगा वो साधारण वर्ष होगा, और जो दूसरा होगा वो भी साधारण होगा, और जो तीसरा होगा वो भी साधारण वर्ष होगा। लेकिन जो चौथा वर्ष होगा, तो 1 2 3, और जब चौथे वर्ष होगा तो चौथा वर्ष कौन सा हो जाएगा? चौथा वर्ष हमारा कौन सा? लीप ईयर हो जाएगा। क्या? लीप ईयर हो जाएगा। तो इस प्रकार से लीप ईयर्स प्रति चौथे यानी कि 4 वर्ष बाद आता है। अब देखिए, कोई वर्ष दे दिया जाए हमें और हमसे पूछ लिया जाए कि वह साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, हम पहचानेंगे कैसे? हम कैसे पहचानेंगे? देखिए हम कैसे पहचानेंगे कि वह लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो देखिए जैसे हम दे दिया गया 1800, देखिए यहाँ पर लिखते हैं 1887 दे दिया, 1887 दे दिया, और हमसे पूछ लिया गया क्या ये लीप वर्ष है या लीप वर्ष नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसमें हम 4 से भाग दे देंगे। अगर 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देने पर हमारा डिवाइड पूरा पूरा चला जाए और शेष कुछ भी ना बचे, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा? वो हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। कैसे? देखिए कि 4 दूनी 4 चौको 16, फिर 2, फिर 8 हो गया, फिर 4 सत्ते 28, और फिर यहाँ पर देखिए 7, और 7 देखिए, और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 शेष बच गया। जब देखिए क्या कुछ बच जाए, जब शेष बच जाए और पूरा पूरा भाग ना जाए, यानी कि 4 पूरा पूरा भाग ना जाए, कुछ शेष बच जाए, तो वह हमारा साधारण वर्ष हो जाता है। कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, देखिए एग्जाम्पल जैसे आप लोग नोट करना चाहे तो 1887 हो गया, फिर 1887 हो गया, 1993 हो गया, 1993 हो गया, 2017 हो गया। देखिए 2016 कौन सा हो जाएगा? 2016 में अगर आप भाग देंगे, 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा कि अगर लास्ट के 2 डिजिट में 4 से पूरा भाग चला जाए तो पूरी वैल्यू यानी कि पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग 1887, 1993, 2017, 2019, 2021 जो चल रहा है, कौन सा ईयर है? 2021। देखिए 2021 दिया गया है, 2021। अब 2021 लीप ईयर है या जनरल ईयर है? तो 4 से भाग दीजिए, 4 से 4 कम 4, 4 पंचे 20, क्या बचा? एक शेष बच गया। अब जब एक शेष बच गया, जब कुछ शेष बच गया, तो मतलब क्या हो गया? साधारण वर्ष हो गया। तो इस प्रकार हम साधारण वर्ष और लीप वर्ष की पहचान करेंगे। अब देखिए लीप वर्ष कैसे? जैसे 2016, 2012, 2020, 2024। तो देखिए जब 2020 में आप 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा ना, और 2024 में भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। इस प्रकार से हमें पता चल गया कि जब किसी भी वर्ष में 4 से भाग देने पर भाग पूरा पूरा ना जाए, यानी कि कुछ शेष बच जाए, तो वो साधारण वर्ष होंगे, और जब भाग पूरा पूरा चला जाए और कुछ भी शेष न बचे तो वो साधारण वर्ष हो जाएंगे। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। फिर इसके बाद थोड़ा सा इसको रफ करते हैं और आपको और समझाते हैं कि साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, जैसे कि हमने आपको बताया था। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए अब देखिए इसमें विषम दिन, जैसे साधारण वर्ष में बात करें तो कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष की बात करें तो 366 दिन होते हैं। पता है ना आपको कि 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो देखिए अब यानी कि साधारण वर्ष में विषम दिन कितने बचेंगे और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो ये हमें सबसे महत्वपूर्ण होता है विषम दिन, यानी कि ऑड डेज, यानी कि अतिरिक्त दिन। तो देखिए 365
हमने आपको बताया हुआ है कि अगर किसी भी दिन में किसी भी वर्ष, महीने या किसी का भी साधारण वर्ष यानी कि क्या निकालना है, ऑड डेज निकालना है, यानी कि अतिरिक्त दिन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम 7 से भाग करेंगे। देखिए 7 पना 35, फिर 1, फिर 5, 7 दूनी 14, और क्या बचा शेष, 1 शेष बचा। तो आपको पता होगा कि साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 1 शेष बचा, तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, विषम दिनों की संख्या 1 हो जाएगी। और यहां पर देखिए कि लीप वर्ष में देखिए 366, 7 से भाग करें, 7 पना 35, 1 6, 7 दूनी 14, और बचा 2 शेष। तो यहाँ पर विषम दिन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 विषम दिन हो जाएंगे, और यहाँ पर कितने विषम दिन हो जाएंगे, 1 विषम दिन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। आप लोग इसको अच्छे से दिमाग में रख लीजिए और नोट कर लीजिए। अब विषम दिन से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि वर्ष में विषम दिन से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप लोग देखिए, अगर आपसे बोल दिया जाए, इसको काट दो, यहां से नीचे कर लो, फिर देखिए अगर आपसे बोल दिया जाए कि 1 शेष बचा, तो देखिए 1 शेष बचा। अब हम आपको बताएं, देखिए 1 शेष बच गया। अब आपको जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि अगर 1 जनवरी 2021 का दिन सोमवार है, तो 1 जनवरी 2021 का दिन अगर सोमवार, जैसे देखिए 1 जनवरी 2021 को सोमवार है, तो आप लोग भाग देंगे, तो देखिए 3 कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। और जब 1 शेष बचेगा तो आपको पता चल जाएगा कि 31 दिसंबर 2021 को भी सोमवार होगा, क्योंकि कितना शेष बचा है, 1, और 1 का बताया था कि 1 किसका कोड होता है, 1 सोमवार का कोड होता है। तो आपको पता चल गया कि यदि देखिए साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि साधारण वर्ष में वर्ष का अंतिम दिन यानी वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन आपस में समान होते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि 1 जनवरी 2021 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, तो 31 दिसंबर 2021 को सोमवार हो जाएगा। अब देखिए इसमें किस प्रकार से, देखिए तो इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और ये आपको ये अच्छा पॉइंट था, आप लोग पूछ लीजिए। अब आपसे इसमें क्वेश्चन भी पूछ लेता है, बहुत सिंपल से कुछ वर्षों के नाम दे देगा, जैसे 2004, 2012, 1996 और 1994 आपको दे दिए गए, और आपसे पूछ लिया गया कि निम्नलिखित वर्षों में कौन सा साधारण वर्ष होगा। तो देखिए आप लोग देखें 2004, यहाँ पर जगह नहीं बोर्ड में तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि देखिए 2004 दे दिया गया। सो क्वेश्चन सुन लीजिए आप लोग कि देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा साधारण वर्ष होगा, 2004, 2012, 1996 और 2000 यानी 1994। तो आप लोग देखेंगे कि 96 में भाग देंगे कि 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, फिर 2004 में भाग देंगे तो 4 पूरा चला जाएगा, और 2016 में भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा, और 1994 देखिए 1994 जब 4 से भाग देंगे, 4 चौको 16, यहाँ 3, 4 नाम 36, यहाँ 3 और यहाँ 2, यहाँ 4 हो गया, 4 अट्ठे 32। इस प्रकार से आपने देखा कि शेष बच गया, 2 शेष बच गया, यानी कि जब 2 शेष बच गया तो ये हमारा विषम दिन नहीं होगा। चलिए कौन सा हो जाएगा, ये हमारा 1994 साधारण वर्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम साधारण वर्ष और लीप वर्ष की पहचान कर लेंगे। कैसे पहचान करेंगे कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष की पहचान करने के लिए अगर हम 4 से भाग देंगे और भाग अगर पूरा चला जाए तो हमारा देखिए जब 4 से भाग देने पर भाग पूरा चला जाए
तो वह साधारण वर्ष यानी कौन सा होगा, लीप वर्ष होगा। और अगर कुछ भी शेष बच जाए तो वह हमारा कौन सा हो जाएगा, वह हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने साधारण वर्ष को जान लिया और लीप वर्ष को जान लीजिए। आगे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, क्वेश्चनों पर बात हम कल से डिटेल से करेंगे कि किस टाइप में किनसे किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और आपको बताएंगे। चलिए अब देखिएगा, अब आता है पॉइंट शताब्दी वर्ष, यानी कि शताब्दी वर्ष कौन सा होता है। तो देखिएगा, चलिए शताब्दी वर्ष कौन सा होगा, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, आज की क्लास यहाँ थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, और कल की क्लास में हम शताब्दी वर्ष पढ़ेंगे और इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा डिटेल से जानेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और जो कल का जो हम क्या हुआ था, कल के क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था, अब हम करवाते रहे पूरा और टाइम पता नहीं चला, तो हम क्या करेंगे, उनको जो सॉल्यूशन था कल आपको बताएंगे और कल क्वेश्चन दे देंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।